हेलो डियर फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। आज बीएससी थर्ड ईयर का पेपर के बारे में अध्ययन करेंगे। देखते हैं इससे पहले जो वीडियो अपन ने पढ़ाए थे ऑनलाइन, उनमें एम्फीबिया का क्लासिफिकेशन, जनरल कैरेक्टर्स और उसके प्रारूप कौन कौन से होते हैं। आज अपन पढ़ेंगे रेप्टिलिया, सरीसृप वर्ग। कौन सा है? रेप्टिलिया या सरीसृप वर्ग, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके सामान्य लक्षण क्या है, इसे को कितने उपवर्गों में बांटा गया है, उनके कितने गण हैं। तो रेप्टिलिया वर्ग है ऐसा प्रथम वर्ग जो सरीसृप या रेप्टिलिया ऐसा प्रथम वर्ग है जिसके प्राणी पूर्ण रूप से स्थल पर जीवन यापन करने वाले प्राणी थे। वह वर्ग जिसके प्राणी पूर्ण रूप से स्थल पर रहने वाले थे और जल से फ्री थे, वह रेप्टिलिया वर्ग के सदस्य थे। रेप्टिलिया वर्ग के प्राणियों के अध्ययन को हर्पेटोलॉजी कहते हैं। हर्पेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? जो सरीसृप है या रेप्टिलिया के जो प्राणी हैं, उनके अध्ययन को क्या कहते हैं? हर्पेटोलॉजी कहते हैं। रेप्टिलिया वर्ग के प्राणियों का उद्भव देखते हैं तो इनका उद्भव उभयचर प्राणी या एम्फीबियन प्राणी से कार्बोनिफेरस काल में हुआ। किस काल में हुआ था? कार्बोनिफेरस काल में उभयचर प्राणियों से इस रेप्टिलिया वर्ग के प्राणियों का उद्भव हुआ था। अर्थात रेप्टिलिया वर्ग के प्राणी की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई थी? एम्फीबिया वर्ग के प्राणियों से हुई थी। रेप्टिलिया वर्ग का स्वर्णकाल देखिए। रेप्टिलिया वर्ग का स्वर्णकाल कब कहलाता है? मीसोजोइक एरा को रेप्टिलिया वर्ग का स्वर्णकाल कहा जाता है। इस मीसोजोइक एरा में रेप्टाइल्स के प्राणियों का सर्वाधिक प्रभाव था। कुछ लोग इसे जूरासिक या क्रेटेशियस काल को भी रेप्टिलिया का स्वर्णकाल मानते हैं। अब देखते हैं रेप्टिलिया के सामान्य लक्षण। देखिए, रेप्टिलिया के सामान्य लक्षण देखते हैं। रेप्टिलिया के प्राणी कैसे होते हैं? स्थलीय होते हैं। कैसे होते हैं? स्थलीय होते हैं, अर्थात स्थल पर रहने वाले होते हैं। स्थलीय होते हैं, रेंग कर चलने वाले या बिल में निवास करने वाले, बिल में रहने वाले होते हैं। और ये प्राणी कैसे होते हैं? मांसाहारी होते हैं और अनियमित तापी होते हैं। इनका तापमान अनियमित तापी होते हैं, अर्थात इनका तापमान अनियमित होता है। और ये अंडप्रजक होते हैं। कैसे होते हैं? अंडप्रजक होते हैं, अर्थात रेप्टिलिया के जो प्राणी होते हैं वो अंडे देने वाले प्राणी होते हैं। देखिए, रेप्टिलिया वर्ग के प्राणियों का शरीर में द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। सिमेट्री पाई जाती है, अर्थात बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। इसके शरीर को दो बराबर भागों में विभाजित किया जा सकता है। इनका शरीर सिर, धड़ एवं पूंछ में विभक्त होता है। किसमें विभक्त होता है? जो पार्श्व सममिति होती है, सिर, धड़ और पूंछ में विभक्त होता है। रेप्टिलिया वर्ग के प्राणियों में दो जोड़ी टांगें पाई जाती है।
पाई जाती है जो 5 उंगलियां युक्त होते हैं, 5 उंगलियां पाई जाती है। लेकिन एक अपवाद होता है जिसमें पैर नहीं पाए जाते, सर्पों में पैर नहीं पाए जाते। रेप्टिलिया वर्ग का एक अपवाद हो गया, सभी प्राणियों में 2 जोड़ी टांग पाई जाती है, लेकिन सर्पों में पैर नहीं पाए जाते। यह एक इसका अपवाद होता है। देखिए, इनके शरीर पर एपिडर्मल सल्क पाए जाते हैं, एपिडर्मल सल्क पाए जाते हैं। अर्थात ये सल्क बाह्य कंकाल या एक्सोस्केलेटन बनाते हैं, एक्सोस्केलेटन या बाह्य कंकाल का निर्माण करते हैं। यह एपिडर्मल जो सल्क होते हैं यह रेप्टाइल्स वर्ग के प्राणी है, और एपिडर्मल के प्राणियों के ऊपर एक बाह्य कवच का निर्माण करते हैं जिस पर एपिडर्मल सल्क पाए जाते हैं। रेप्टिलिया वर्ग के प्राणियों का मुख कैसा होता है? शीर्षस्थ होता है, अर्थात उनका मुख शीर्ष पर पाया जाता है तथा जबड़ों में दांत पाए जाते हैं। जबड़ों में क्या पाए जाते हैं? दांत पाए जाते हैं, दांत पाए जाते हैं। जबकि एक अपवाद यहां मिलता है, कछुआ में चोंच पाई जाती है, चोंच पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जबड़ों पर चोंच पाई जाती है। कछुओं में जबड़ों पर क्या पाई जाती है? चोंच। जबड़ों पर क्या पाई जाती है? चोंच पाई जाती है। जबकि अन्य प्राणियों में जबड़ों पर क्या पाए जाते हैं? दांत पाए जाते हैं। जबकि कछुओं में दांत नहीं पा करके उसमें क्या पाई जाती है? चोंच पाई जाती है। देखते रेप्टिलिया वर्ग के प्राणियों में एक ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स पाया जाता है। इन प्राणियों में क्या पाया जाता है? सिंगल ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स पाया जाता है। कॉन्डाइल अर्थात ऑक्सीपिटल स्थूलक, केवल एक ही ऑक्सीपिटल स्थूलक पाया जाता है। इससे पहले अपन ने एम्फीबिया वर्ग के बारे में अध्ययन किया था, तो उसमें 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल या द्विस्थूलक कॉन्डाइल पाए जाते थे। देखते हैं रेप्टिलिया वर्ग के प्राणियों में का हार्ट कैसा होता है? 3.5 चैम्बर्ड का पाया जाता है, 3.5 चैम्बर्ड का पाया जाता है, अर्थात 3.5 कक्षीय होता है। कितना होता है? 3.5 कक्षीय होता है। जबकि एम्फीबिया वर्ग के प्राणियों में 3 कक्षीय हृदय पाया जाता था। इसमें देखते हैं 2 आलिंद पाए जाते हैं और 1.5 निलय पाए जाते हैं। सरीसृप के रेप्टिलिया वर्ग के प्राणियों का हार्ट 3.5 चैम्बर्ड पाया जाता है, 3 कक्षीय होता है जिसमें 2 आलिंद होते हैं और 1.5 निलय पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ अपवाद है, क्रोकोडाइल में हार्ट 4 कक्षीय पाया जाता है। कितना कक्षीय पाया जाता है? क्रोकोडाइल में हार्ट 4 कक्षीय पाया जाता है, जबकि सभी सरीसृप के प्राणियों में 3.5 चैम्बर्ड ही हृदय पाया जाता है, जबकि क्रोकोडाइल्स में 3-4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। देखते हैं अगला लक्षण। श्वसन हेतु हमेशा लंग्स पाए जाते हैं, लंग्स या फुफ्फुस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सभी प्राणियों में श्वसन हेतु लंग्स या फुफ्फुस पाए जाते हैं। रेप्टिलिया वर्ग के प्राणियों का ब्रेन सुविकसित होता है, ब्रेन वेल डेवलप्ड होता है।
कैसा होता है, वेल डेवलपमेंट होता है, अर्थात सुविकसित होता है। सभी रेप्टिलिया वर्ग के प्राणियों का जो मस्तिष्क होता है वह सुविकसित प्रकार का होता है। देखते हैं, रेप्टिलिया वर्ग के प्राणियों में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है। कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है, जबकि एम्फीबिया वर्ग के प्राणियों में देखते हैं अपन 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं ही पाई जाती है। देखते हैं इनका वक्रक। रेप्टिलिया वर्ग के प्राणियों में वक्रक कैसा पाया जाता है, मीजोनेफ्रेट प्रकार का पाया जाता है। नेफ्रेट प्रकार का पाया जाता है। इनका वक्रक कैसा होता है, मीजोनेफ्रिक होता है, और ये सभी यूरिकोटेलिक प्राणी होते हैं। ये सभी कैसे होते हैं, यूरिकोटेलिक प्राणी होते हैं, अर्थात ये उत्सर्जित पदार्थ यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, इसलिए ये यूरिकोटेलिक प्राणी कहलाते हैं। रेप्टाइल्स वर्ग के प्राणियों में पार्श्व रेखा तंत्र एब्सेंट होता है। पार्श्व रेखा तंत्र, लेटरल लाइन सिस्टम एब्सेंट होता है, जबकि इससे पहले अपने एम्फीबिया वर्ग के बारे में देखा था, उनमें पार्श्व लेटरल सिस्टम पाया जाता है। पार्श्व सिस्टम अनुपस्थित होता है, लेकिन इनमें जैकोब्सन अंग मुख की सतह पर पाया जाता है। मुख की सतह पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, पार्श्व रेखा तंत्र अनुपस्थित होता है, लेकिन जैकोब्सन अंग मुख की सतह पर पाया जाता है। रेप्टिलिया वर्ग के प्राणियों में लिंग अलग अलग पाए जाते हैं। लिंग अलग अलग पाए जाते हैं। लिंग अलग अलग पाए जाते हैं। लिंग अलग अलग होते हैं, लेकिन लैंगिक विभिन्नता नहीं पाई जाती। लिंग अलग अलग पाए जाते हैं, लेकिन इनमें लैंगिक विभिन्नता नहीं पाई जाती। लैंगिक विभिन्नता नहीं पाई जाती। अधिकतर प्राणी कैसे होते हैं, ये अंडप्रजक होते हैं। देखते हैं इस वर्ग के प्राणियों में निषेचन कैसा होता है, आंतरिक होता है, जबकि एम्फीबिया वर्ग के प्राणियों में निषेचन कैसा होता है, बाहर है। अर्थात निषेचन की क्रिया बॉडी के अंदर होती है, उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं, और निषेचन की क्रिया बॉडी के बाहर होती है, उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। तो रेप्टिलिया वर्ग के प्राणियों में निषेचन की क्रिया कहाँ, बॉडी के अंदर होती है, इसलिए उनका में किस प्रकार का निषेचन पाया जाता है, आंतरिक निषेचन पाया जाता है। परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। परिवर्धन कैसा होता है, प्रत्यक्ष होता है, बिना कालांतरण के, बिना मेटामॉर्फोसिस के। ये सभी लक्षण सरीसृप वर्ग के सामान्य लक्षण है। अब देखते हैं सरीसृप वर्ग का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन देखेंगे। रेप्टिलिया वर्ग का क्लासिफिकेशन कपाल में पाई जाने वाली टेम्पोरल फोसा के आधार पर इसे 5 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। किसके आधार पर किया गया है, 5 टेम्पोरल फोसा की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर इसे 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में विभाजित किया गया है,
5 उप वर्गों में सब ऑर्डर सब क्लास में विभाजित किया गया है। किस आधार पर किया गया है? टेम्पोरल फोसा के आधार पर। टेम्पोरल फोसा की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर, अनुपस्थिति एवं उपस्थिति के आधार पर इसे 5 सब क्लास में विभाजित किया गया है। यह है कपाल में पाई जाती है। कपाल में टेम्पोरल फोसा की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर इसे 5 उप वर्गों में विभाजित किया गया है। देखते हैं, पहला है यूरोपसिडा। यूरोपसिडा पहला सब ऑर्डर कौन सा है? यूरोपसिडा। दूसरा है पैरासिडा, पैरासिडा। और तीसरा है सिनेप्सिडा, सिनेप्सिडा। और चौथा कौन सा है? एनेप्सिडा, एनेप्सिडा। और अंत में कौन सा आता है? डायप्सिडा, डायप्सिडा। 5 उप वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रथम 3 उपवर्ग के सभी प्राणी विलुप्त हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? विलुप्त हो चुके हैं। तीनों ही उपवर्ग के प्राणी आज वर्तमान समय में नहीं पाए जाते। रेप्टिलिया के तीनों उपवर्गों के सदस्य विलुप्त हो चुके हैं। एनेप्सिडा देखते हैं। एनेप्सिडा वर्ग के प्राणियों में टेम्पोरल फोसा, टेम्पोरल फोसा एब्सेंट होती है। उसी आधार पर इसे एनेप्सिडा नाम दिया गया है। अर्थात इसमें इस वर्ग के प्राणियों में, इस वर्ग के प्राणियों में टेम्पोरल फोसा नहीं पाई जाती। एनेप्सिडा को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है, 2 ऑर्डर्स में विभाजित किया गया है। कितने ऑर्डर्स में विभाजित किया गया है? 2 ऑर्डर्स में विभाजित किया गया है। पहला है कोटिलोसोरिया, कोटिलोसोरिया। पहला ऑर्डर कौन सा है? कोटिलोसोरिया। दूसरा है कीलोनिया, कीलोनिया। 2 ऑर्डर में विभाजित किया गया है। देखते हैं इसका उदाहरण, एग्जाम्पल। सेग्यूम्यूरिया। कोटिलोसोरिया का एकमात्र प्राणी है सेग्यूम्यूरिया। यह सेग्यूम्यूरिया जो है कि एम्फीबिया एवं रेप्टाइल्स के मध्य कनेक्टिंग लिंक बनाता है, कनेक्टिंग लिंक बनाता है। अर्थात जो यह सेग्यूम्यूरिया है, यह एम्फीबिया और रेप्टाइल्स दोनों के मध्य की योजक कड़ी है। अर्थात इस प्राणी में कुछ लक्षण एम्फीबिया के पाए जाते हैं और कुछ लक्षण रेप्टिलिया के पाए जाते हैं। इसीलिए इसे कोटिलोसोरिया एम्फीबिया और रेप्टिलिया के मध्य की योजक कड़ी कहा जाता है। अर्थात सर्वप्रथम एम्फीबिया से जो रेप्टिलिया के प्राणी की उत्पत्ति हुई थी, वे सबसे पहले कौन सी? सेग्यूम्यूरिया की हुई थी। इसमें दोनों के लक्षण पाए जाने के कारण यह दोनों के मध्य की योजक कड़ी का निर्माण करती है। इसीलिए इसे एम्फीबिया और रेप्टिलिया के मध्य की योजक कड़ी कहा जाता है। कीलोनिया में देखते हैं एग्जाम्पल। कीलोन, टेस्टुडो, और ट्राइनेक्स, ट्राइनेक्स एक्सेट्रा। ये सभी प्राणी कीलोनिया गण के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं डायप्सिडा। डायप्सिडा उपवर्ग में 2
टेम्पोरल फोसा कहा जाता है। टू टेम्पोरल फोसा प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसे डायप्सिडा वर्ग नाम दिया गया। इसे भी 3 गणों में बांटा गया है। कितने गणों में बांटा गया है? 3 गणों में। रिंकोसेफेलिया, रिंकोसेफेलिया पहला ऑर्डर कौन सा है? रिंकोसेफेलिया। दूसरा है इस स्क्वायर मेटा, और तीसरा है क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल। 3 गणों में विभाजित किया गया है, रिंकोसेफेलिया, स्क्वायर और क्रोकोडाइल्स। 3 ऑर्डर्स में, डायप्सिडा को 3 ऑर्डर्स में विभाजित किया गया है। पहला है रिंकोसेफेलिया, इसका उदाहरण है स्फेनोडोन, जो कि केवल न्यूजीलैंड में ही पाया जाने वाला प्राणी है। स्क्वायर मेटा में देखते हैं, इसमें लिजार्ड और स्नेक्स, सभी प्रकार की लिजार्ड, छिपकलियां और सभी प्रकार के सर्प स्क्वायर मेटा के अंदर आते हैं। क्रोकोडाइल से देखते हैं, क्रोकोडाइल एलिगेटर आदि प्राणी पाए जाते हैं। इस प्रकार देखते हैं रेप्टिलिया वर्ग के सदस्यों के क्या लक्षण हैं और उनको कितने उपवर्गों में बांटा गया है, उनका कितने गणों में बांटा गया। थैंक यू।